हेलो बच्चों, आज अपन एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जीवों में जनन। मेरे प्यारे बच्चों, नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, जीवों में जनन। सबसे इंटेलिजेंट है मेरे बच्चे, और जीवों में जनन चैप्टर को अपन पढ़ेंगे कंटिन्यूस, लाइन से लाइन। और इस चैप्टर को पूरा अच्छी तरह एग्जाम में के लिए नीट का एग्जाम होगा, उसमें कैसे क्वेश्चन आए, चाहे आरबीएसई सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम होगा, उसमें 12th बोर्ड का एग्जाम होगा, उसमें कैसे क्वेश्चन आए अपन एकदम लाइन से लाइन याद कर लेंगे। अब जीवों में जनन है। सबसे पहले अपन जीवन अवधि के बारे में बताते हैं। आपको पता है प्रत्येक जीव की जीवन अवधि फिक्स होती है, यानी अलग अलग नहीं होती है। मनुष्य जैसे 100 साल तक जीवन अवधि मानी जाती है, तो अलग अलग जीवों की जीवन अवधि होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, अब ये कुछ अपन इसकी परिभाषा कैसे करेंगे। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के मध्य का समय, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु जब तक उसकी नेचुरल डेथ नहीं होती है, उसके बीच का समय उसकी जीवन अवधि कहलाती है। आज बच्चे का जन्म हुआ, उसके बाद उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो गई, उस समय तक के बीच के समय को अपन उसको जीवन अवधि कहते हैं। अब ये जीवन अवधि कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है, यहाँ क्वेश्चन बन गया। एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पुट अप कर दिया कि आखिर कौन सा फैक्टर है जो जीवन अवधि को प्रभावित करता है। ठीक है, जीवन अवधि को कौन सा फैक्टर प्रभावित करता है। तो सबसे पहले आकार की बात चली कि आकार से तुलना करते हैं। क्या करते हैं, आकार जीवन अवधि को क्या प्रभावित करता है, आकार जीवन अवधि को क्या प्रभावित करता है। तो आपको बताना है, अब तुलना कर लेते हैं। जैसे एक कौवा है और तोता है, उसकी तुलना करते हैं। कौवा और तोता की तुलना करते हैं। कौवा और आकार में तोता लगभग बराबर होते हैं। कौवा लगभग 15 वर्ष तक जीवित रहते हैं, और तोता है वो लगभग आपको बताना है 140 वर्ष तक जीवित रहता है। ठीक है, ये आपको एक्चुअल में क्या है, वेरिएशंस आ सकते हैं एज के अंदर, बुक्स में अलग होंगे। आप नेट पे सर्च करोगे, आपको थोड़ा 10-15 साल का डिफरेंट मिल सकता है, लेकिन आपको बुक को ऑथेंटिक मानना है। कौवा है वो 15 वर्ष जीवित रहता है, तोता 140 वर्ष। इसका मतलब जीवन अवधि है वो आकार पर डिपेंड नहीं करती है। आकार होता तब तो इनका जीवन काल बराबर होता। अब इनने नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक आम है और एक पीपल है, उसको भी इन्होंने एग्जाम्पल लिया पौधों के अंदर। आम की जीवन अवधि है, उसको उन्होंने लगभग बताया है कि आम होता वो कम ही जिंदा रहता है, लगभग 100 वर्ष के आसपास जिंदा रहता है, और पीपल है वो 250 वर्ष जीवित रहता है। इसका मतलब बच्चों एक बात इससे निकल के सामने आई है कि जो आकार है वो जीवन अवधि को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, अब ये आकार है वो जीवन अवधि को प्रभावित नहीं करता है। फिर उसके बाद इन्होंने एक क्वेश्चन पुट अप किया है कि एक कोशिकीय जीव होते हैं और बहु कोशिकीय जीव होते हैं। दो तरह के जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल आपको पता ही है, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सब क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन पुट अप किया है कि एक कोशिकीय जीव अमर क्यों होते हैं, एक कोशिकीय जीव अमर क्यों होते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पुट अप किया तो आप आंसर भी दोगे, क्या दोगे बताओ सर। आंसर अब मैं दे देता हूं, आप लोगों ने दे दिया है, मुझे मिल गया है, थैंक यू बच्चों, आपने बिल्कुल सही बताया। क्योंकि इसमें ये क्या होता है, ये जैसे अमीबा है, इसके अंदर जो जनन दर और कोशिका दर होता है वो स्पष्ट रूप से विभेदित नहीं होता है। सबसे मेन इसका रीजन जब ढूंढा गया तो इसका जो जनन दर है और जो कोशिका दर है वो विभेदित नहीं होता है। जनन दर और कोशिका दर विभेदित नहीं होता है। ठीक है, यानी ये जनन दर इसके अंदर, मान लो ये जनन दर है, जर्म प्लाज्म है और साइटोप्लाज्म है, ये जर्म प्लाज्म यूं फैला हुआ है। ठीक है, जर्म प्लाज्म यूं फैला होता है, एक स्पेशल जगह इस पे कंसंट्रेट नहीं होता। अब आपको गुस्सा आया, आप इसके 2 टुकड़े कर दिए, ये एक टुकड़ा हो गया, ये दूसरा टुकड़ा हो गया। इसके अंदर ये कोशिका दर है और इसके अंदर क्या है, जनन दर है। अब ये जनन दर होगा तो ये क्या होगा, ये वापस अपनी वही जनन की क्रियाएं शुरू कर देगा और नए प्राणी बना देगा। ठीक है, ये फिर विभाजित होगा और फिर क्या करेगा, नए प्राणी बना देगा। इस तरह से नया अमीबा, इस तरह से नया अमीबा। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें जनन दर और कोशिका दर है वो स्पष्ट रूप से विभेदित नहीं होते हैं। मेन इसका आप रीजन बताओगे, इसमें जनन दर और कोशिका दर स्पष्ट रूप से विभेदित नहीं होते हैं, यानी पृथक पृथक स्पष्ट रूप से नहीं होते हैं। ये मेन अपने ध्यान रखना है। अगर जनन दर और कोशिका, अगर आपने जैसे ये टुकड़ा तोड़ा इस तरह से, इसमें थोड़ा सा भी अगर जनन दर आ गया
अगर इसमें थोड़ा सा भी यू जननधर्व आ गया, इस टुकड़े से एक नया क्या होगा, अमीबा बनेगा। नेचुरल सी बात है। इसका द्विविखंडन द्वारा जनन होता है, दो टुकड़े करते हो, द्विविखंडन। आपने कहा आज मैं अमीबा को मार के छोड़ूंगा, इसको दैत्य के नाम से जानते हैं। यानी पुराने टाइम में क्या होता था, कहानियां चलती थी उस समय, क्या होता था, कहा जाता था कि ये तो क्या है, ये तो दैत्य राक्षस है। क्या है, दैत्य राक्षस है पानी का। तो आपको बताना है कि जब इसका द्विविखंडन द्वारा, इसको द्विविखंडन द्वारा इसको क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है, तो उसके अंदर जननधर्व आ जाता है। और जननधर्व फैले होने के कारण क्या होता है, फैले होने के कारण कोशिका द्रव के अंदर नया जो अमीबा बनता है वो जीवित रहता है। ठीक है, ये आपको बताना है। जीवन अवधि है उसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु। यानी जो जीव है, जो आया है उसको जाना होगा, कोई अमर नहीं है। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग जल्दी चले गए, कुछ लोग देर से चले गए। यानी मृत्यु निश्चित है बच्चों, जीवन शाश्वत अपन कह सकते हैं कि नहीं है। जो जन्म लेगा उसको एक दिन क्या होगा, मरना पड़ेगा। उसके बीच का समय जीवन अवधि कहलाता है। अब सबसे पहले आपको आकार की तुलना करनी है, क्या आकार है वो जीवन अवधि को प्रभावित करता है। तो आपको ये बताना है नहीं प्रभावित करता है। आपको दो एग्जाम्पल दिए इन्होंने स्पष्ट रूप से, कि कौवा है और जो तोता है उनकी जीवन अवधि की तुलना की है। फिर उसके बाद आम है और जो अपन कह रहे हैं पीपल है, उसकी भी जीवन अवधि की तुलना की है। तो इस तरह से आपने देखा। फिर इन्होंने एक एनसीईआरटी की बुक ने एक स्पष्ट क्वेश्चन पुट अप कर लिया कि एक कोशिकीय जीव अमर क्यों होते हैं, व्हाई दे आर नॉट इमॉर्टल। यानी आपको बताना है कभी मरते क्यों नहीं है। आपको बताना है नेचुरल सी बात है, उसके अंदर जननधर्व और कोशिका द्रव्य स्पष्ट रूप से विभेदित नहीं होने के कारण ये अमर होते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट अपन एक्सप्लेन करेंगे। अब मैं आपको अलग अलग जीवों की जीवन अवधि बताऊंगा। अब बच्चों अलग अलग जीवों की जीवन अवधि में आपके एक चार्ट बना हुआ है, टेबल बनी हुई है और एक आपके डायग्राम बने हैं बुक के अंदर। सबसे पहले अपन को क्या करना है, जैसे अपन केले की जीवन अवधि अपन ने पढ़ ली है, उसके नीचे आपको जो बुक मिलेगी उसमें भर देना जैसे 25 वर्ष के आसपास। कितनी है, 25 वर्ष के आसपास। अब तितली है, तितली उड़ी बस पे चढ़ी। ठीक है, आपने सुना होगा, तितली काफी फेमस है। तितली बहुत कम जिंदा रहती हैं, 1 से 2 सप्ताह ही जिंदा रहती हैं। ठीक है, 1 से 2 सप्ताह ही जिंदा रहती है बच्चों, ज्यादा जिंदा नहीं रहती है बेचारी, कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाती है। मच्छर भी कम ही जिंदा रहते हैं, लगभग 2 हफ्ते जिंदा रहते हैं फिर मर जाते हैं। मच्छर भी कम ही काटते हैं। फिर उसके बाद तितली के बाद है फल मक्खी। क्या है, फल मक्खी, ये भी कम समय तक जिंदा रहती है। इसका भी वही 1 से 2 सप्ताह। कितना रहता है, 1 से 2 सप्ताह। ये आपने ध्यान रखना है जीवन अवधि। ठीक है, फिर केला हो गया, तितली हो गई, फल मक्खी हो गई। अब अपन उसके बाद पढ़ते हैं तोता। बताओ तोते की कितनी होती है, 140 वर्ष। कितनी होती है, 140 वर्ष। मक्खी हो गई। फिर उसके बाद आपको पता मगरमच्छ। क्या है, मगरमच्छ, देखते डर लगता है ना बच्चों, ये 60 साल तक जिंदा रहता है, अच्छे को खा जाता है, 60 वर्ष तक ये क्या रहता है, जिंदा रहता है। अब गाय सब पालते ही हैं, गाय 3, 4, 5 बार ब्याती है, फिर उसके बाद गाय भी क्या होती है, एक्सपायर हो जाती है। बड़ा दुख होता है उस टाइम। तो आपको बताना है 7 से 10 वर्ष तक जिंदा रहता है। कुत्ते भी आपके मोहल्ले में घूमते होंगे, आपने जब छोटे से थे कुत्ते अलग देखे होंगे, आज आप कुत्ते अलग देखते हो। कुत्ते ज्यादा जिंदा नहीं रहते हैं, 10 से 12 साल। कितने, 10 से 12 वर्ष जिंदा रहते हैं, फिर कुत्ते भी क्या होते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको बताना है कुत्ते हो गए, गाय हो गए। अब अपन धान, जो गेहूं, बाजरा, मूंग, मोट बोते हैं, कितने महीने तक गांव में जाके खेती करते हैं, 6 माह तक, ज्यादा से ज्यादा कितने माह तक, 6 माह इनका मैक्सिमम जीवन काल होता है धान चावल का। ठीक है, फिर उसके बाद अपन बरगद की बात करते हैं। बरगद बहुत ज्यादा जिंदा रहता है, 300 से 500 साल। बरगद कई लोगों के जैसे मोहल्लों के अंदर उगे हुए हैं, तो वो उन्होंने कई पीढ़ियां देख ली हैं बरगद ने, तो 300 से 500 वर्ष तक बरगद जिंदा रहते हैं। अब आपने एक नाम सुना होगा, कछुआ। क्या सुना होगा, कछुआ। कछुआ लोग क्या करते हैं, बड़ा शगुन मानते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है, ये लगभग 100 से 150 वर्ष जिंदा रहता है, काफी ज्यादा जिंदा रहता है, धीरे धीरे रेंगता रहता है। कछुए और खरगोश की कहानी आप पर कोई सुना देता है, आपके मन में आ जाता है कि ये जिंदा कितना रहता होगा, ये भी खूब जिंदा रहता है। अब गुलाब हर किसी को पसंद है कि भाई गुलाब
आंखों को सुहाता है, गुलाब अच्छा प्रतीक माना जाता है। तो गुलाब 10 साल तक क्या होता है, 10 वर्ष तक गुलाब जिंदा रहता है। ठीक है, तो ये अपन ने कुछ जीवन अवधि पढ़ी है। ये जीवन अवधि आपकी बुक में अगर खाली हो तो आप इसको फिलअप कर लेना। तो इस तरह से अलग अलग जीवों की जीवन अवधि अलग अलग होती है। अब हर कोई मतलब शादी होती है तो घोड़ा तो इस्तेमाल करते ही हैं। घोड़ा क्या होता है, 20 से 30 साल जिंदा रहता है। कितना, 20 से 30 वर्ष तक घोड़ा जिंदा रहता है। घोड़ा थोड़ा ज्यादा जिंदा रहता है। तो इस तरह से जीवों की जीवन अवधि अलग अलग है। अब हाथी भी देखा होगा, कुछ कुछ शाही सवारी हाथी पर भी बैठने की उम्मीद लगाए रखते हैं कि काश हम भी हाथी पे सवार हो। तो ये हाथी 60 से 70 वर्ष जिंदा रहता है। हाथी ठीक जिंदा रहता है। ठीक है, यानी हाथी काफी लॉन्ग टाइम तक जिंदा रहता है। इस तरह से बच्चों आपने देखा अलग अलग जीवन अवधि। अब इसमें आपका ये रहता है कि भाई मैं कैसे याद करूं सर, इसको कैसे याद करूं। तो इसका तो आपको याद करने का तो कोई तरीका है, यही है कि आप कॉमन सेंस लगाओ। जैसे मक्खी मच्छर है, कम जिंदा रहते हैं। तो मक्खी मच्छर में तितली है, जैसे ये बल मक्खी है, दोनों आते हैं तो 1 से 2 सप्ताह जिंदा रहते हैं, ज्यादा जिंदा नहीं रहते। अब आपके आसपास ऐसे हैं कि आप कुत्ता है, कुत्ते के वो सोचो कि वो कितने साल तक जिंदा रह सकता है, 10 से 12 साल तक जिंदा रह सकते हैं। ऐसे धान है, गेहूं बाजरा बोते हैं तो वो 6 महीने के बाद क्या होते हैं, खेती करके लोग वापस घर की ओर लौट आते हैं। गाय होती है वो पहले क्या होती है, 2-3 साल के बाद बछड़े से बड़ी होती है, उसके बाद वो 4 से 5 बेर में भी आती है। तो 10 वर्ष उसका जीवन काल होता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, फिर कछुआ होता है वो काफी लॉन्ग टाइम तक जिंदा रहता है, 100 से 150 वर्ष। मगरमच्छ से अपना पाला कभी पड़ा नहीं है, लेकिन ये 60 वर्ष के आसपास जिंदा रहता है। ठीक है, हाथी आपने कई बार देखा होगा, ये हाथी और ये मगरमच्छ सेम ही है। गुलाब की खेती करते हैं अपन, गुलाब का गमले में लगाते हैं, 10 साल तक वो गुलाब क्या देता रहता है। घोड़ा होता है वो 20 से 30 वर्ष। ये जीवन अवधि है बच्चों। अपने को जीवन अवधि है उसको याद करना है। आपको याद हो तो ठीक है, बाकी ये कंफ्यूजिंग वाला है। ये क्वेश्चन कभी नहीं आता है कि कौन सा किसका जीवन अवधि होती है, क्योंकि क्या होता है इसमें ऑब्जेक्शन लग जाए। अब अपन पढ़ रहे हैं प्रजनन। जीवों में जनन है, उसमें प्रजनन को अपन पकड़ेंगे पॉइंट को कि जनन, जीव जनन क्या होता है, जनन की परिभाषा। जनन की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ द रिप्रोडक्शन। अपने समान संतान उत्पन्न करना, जीव द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करना। जीव द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया। जीव द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जो जीव होता है वो अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करता है, इसको कहते हैं संतति। अब आखिर ये जनन है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है बच्चे का जन्म, फिर उसके बाद होती है उसकी वृद्धि। ठीक है, फिर उसके बाद आती है उसमें परिपक्वता, और परिपक्वता आने के पश्चात ये क्या होता है, अपने समान नए संतान उत्पन्न करता है। यानी ये क्या करता है, जनन करता है। जनन कौन सी अवस्था में करता है, परिपक्व अवस्था में। फिर उसके बाद आखिर में उसमें वृद्धावस्था आती है और वो मृत्यु हो जाती है। तो ये जनन का मेन उपयोग क्या है, आखिर जनन क्यों करता है। तो जनन एक सबसे पहला तो कारण होता है अपने वंश या जाति को बनाए रखने के लिए, अपने वंश या जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, अपने वंश या जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। यानी उसको जरूरी है, अगर वो जनन नहीं करेगा तो बच्चा पैदा नहीं होगा तो उसका वंश या जाति विलुप्त हो जाएगी। वंश या जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जरूरी है, ठीक है, बनाए रखने के लिए जरूरी है। जनन इसलिए करता था कि उसके जैसे बच्चे बनेंगे और वंश और संसार चलता रहेगा। यानी नॉर्मल भाषा में अपन कहेंगे संसार चलता रहता है जनन से। दूसरा कारण है अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जनन के कारण क्या होती हैं, अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, और अनुवांशिक विभिन्नताएं हैं उसके कारण क्या होता है, नए गुणों का निर्माण होता है, नए गुणों का समावेश होता है, और नई नई जातियां बनती हैं, और वातावरण के रहने के अनुकूल होता जाता है, वातावरण के अनुकूलित हो जाता है। धीरे धीरे उसमें अनुवांशिक विभिन्नताएं आती है जिसके कारण वो ज्यादा से ज्यादा वातावरण के अनुकूलित होता है। तो आपसे पूछा जनन की परिभाषा बताओ, और जीव जनन क्यों करता है, यानी आखिर वो क्या उसकी आवश्यकता है कि वो जनन करेगा। तो अपने वंश और जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, यानी विलुप्त होने से बचने के लिए।
फिर उसके बाद उसमें दूसरा रीजन बहुत अच्छा है कि उसमें अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। जनन करेगा तो अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होगी और नए गुणों का समावेश होगा और वातावरण के अनुकूलित होगा। वातावरण में अपने आप को आसानी से क्या करेगा, जिंदा रख पाएगा, इसलिए वो जनन करता है। ठीक है, अब सवाल आता है जनन कितने प्रकार का होता है। जनन आपकी बुक ने दे रखा है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। दो तरह का जनन होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जनन की परिभाषा हो गई, जीव द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्रिया को जनन। जन्म के बाद वृद्धि होती है, वृद्धि के बाद परिपक्वता आती है और फिर उसके बाद उसका जनन करता है परिपक्व अवस्था में और अपने समान नई संतान उत्पन्न करता है। ठीक है बच्चों, अपन अब पढ़ेंगे लैंगिक और अलैंगिक जनन। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो पुटअप होने शुरू होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर। तो एक तरफ अपन लिखते हैं लैंगिक जनन और एक तरफ अलैंगिक लिखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दोनों आपको बताते हैं। ये सवाल आता है, ये टीचर को थोड़ा अच्छा लगता है, पूछ लेता बच्चे से, टीचर का मूड होता है पूछ ले बच्चे से कि लैंगिक जनन अलैंगिक जनन जानते हो बच्चों? तो आपको पता ही है, मैं दोनों एक्सप्लेन कर दूंगा। अपन लैंगिक अलैंगिक जनन है उसमें डिफरेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं और ये सवाल भी पढ़ेंगे दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है। लैंगिक जनन में क्या होगा, दो जनक नई संतान के निर्माण में योगदान देंगे। दो जनक होते हैं, एक होता है माता और एक होता है पिता। दो जनक क्या करते हैं, संतान के निर्माण में अपना समान रूप से योगदान देते हैं। जो भावी संतान है, दोनों जनक भावी संतान के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। दो जनक होते हैं जो भावी संतान के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। जैसे कि मान लो ये एक औरत है और एक ये पुरुष है, दोनों आपस में जनन करेंगे और एक नया बच्चा पैदा होगा। तो ये कैसा जनन है, ये लैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन का आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे ये क्या है, आलू है, आलू में ये कलिका है, इस कलिका को काट कर लगाएंगे जमीन में, नया पौधा उग जाएगा। ठीक है, ये गुलाब है, इस गुलाब की टहनी को काट कर जमीन में लगाएंगे, नया पौधा उग जाएगा। तो सबसे पहला डिफरेंट तो यही हो गया कि नई संतान जो भावी संतान के निर्माण में दोनों जनक अपना समान रूप से योगदान देते हैं। दोनों जनक समान रूप से भावी संतान के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। अलैंगिक जनन में क्या होगा, नई संतान के निर्माण में नई संतान या भावी संतान, नई संतान या जो भावी संतान बनेगी, नेक्स्ट जनरेशन बनेगी, उसमें केवल एक जनक अपना योगदान देता है। उसमें केवल एक जनक योगदान देता है। ठीक है, एक जनक ही अपना योगदान देता है, दो जनक अपना योगदान नहीं देते। ये चीज याद रखनी है। अलैंगिक जनन के मैंने एग्जाम्पल बता दिए, उससे आपको याद रखना है। अब मेन इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन में क्या होगा, नर प्राणी होगा, नर प्राणी के अंदर शुक्र जनन की क्रिया होगी और नर युग्मक बनेंगे। यानी इसमें शुक्र जनन और अंड जनन की क्रिया होगी। शुक्र जनन और अंड जनन की जगह अपन कह सकते हैं युग्मक जनन होगा। इसमें युग्मक जनन की घटना होगी, क्या होगी, युग्मक जनन की घटना होगी और युग्मक बनेंगे। युग्मक जनन की घटना होगी और क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। युग्मक दो तरह के बनेंगे बच्चों, नर युग्मक और मादा युग्मक। फिर ये नर युग्मक और मादा युग्मक आपको पता ही है, आपस में मिलेंगे और उसको क्या कहेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को अपन कहेंगे निषेचन। क्या होगा, निषेचन। और निषेचन से क्या बनेगा, द्विगुणित युग्मनज। क्या बनेगा, द्विगुणित युग्मनज बनेगा। द्विगुणित युग्मनज बन गया, फिर द्विगुणित युग्मनज से भावी भ्रूण बनेगा और भ्रूण से फिर बच्चा बनेगा। तो इस तरह से ये भावी भ्रूण बन गया और भ्रूण से क्या बन गया, बच्चा। तो सबसे पहले अपन ने कहा कि इसमें दो जनक योगदान देते हैं। तो अगला पॉइंट, इसमें युग्मक जनन की घटना होती है, निषेचन की घटना होती है, द्विगुणित युग्मनज बनता है और उससे भावी भ्रूण बनता है। इसमें ऐसी घटनाओं का अभाव होता है, ना तो इसमें युग्मक जनन होगा और ना युग्मक बनेंगे, ना इसमें निषेचन होगा, ना इसमें युग्मनज बनेगा। ऐसी घटनाएं इसमें नहीं होगी, ये घटनाएं इसमें नहीं होगी। फिर आपको बताना है कि इसके अंदर क्या होता है। ये जो प्राणी है, लैंगिक जनन करने वाले प्राणी होते हैं,
इन लैंगिक जन्म करने वाले प्राणियों की विशेषता है कि नई संतान में माता और पिता दोनों के गुण आते हैं। नई संतान में माता और पिता दोनों के गुण आते हैं, यानी वो अनुवांशिक रूप से भिन्न होती हैं। वो अपने जनक से अनुवांशिक रूप से क्या होती हैं? भिन्न होती हैं। वो अपने जनक से अनुवांशिक रूप से क्या होती है? भिन्न। इसमें नई संतान के निर्माण में केवल एक जनक के गुण आते हैं। नई संतान जनक के समान होती है। नई संतान जनक के समान होती है बच्चों। नई संतान किसके समान होती है? जनक के समान होती है, डिक्टो कॉपी होती है। इसको क्लोन भी कहते हैं, क्योंकि नई संतान अनुवांशिक रूप से, किस रूप से? अनुवांशिक रूप से और कार्यात्मक रूप से अपने जनक के समान होती है। नई संतान अनुवांशिक रूप से और कार्यात्मक रूप से अपने जनक के क्या होती है? समान। इसलिए इसको कहा जाता है क्लोन। तो अलैंगिक जनन से जो बच्चे पैदा होंगे वो क्लोन होंगे। लैंगिक जनन से ऐसा नहीं होगा। नई संतान बनेगी, उसमें माता और पिता दोनों के गुण आएंगे, इसलिए वो क्लोन नहीं होती है। फिर उसके बाद लैंगिक जनन में मेन डिफरेंट हो गया कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और युग्मक बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा और युग्मक बनेंगे। इसमें अर्धसूत्री विभाजन का अभाव होता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन का अभाव होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अब सवाल आता है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन है, उन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? तो अपन सबसे पहले एक बार मैं इनको डिफरेंस को वापस रिवाइज कर दूं। बहुत ही सरल सरल डिफरेंट है। अब ऐसा होता है कि सबसे पहले तो आपको बताना है कि नई संतान के निर्माण में अगर दोनों जनक योगदान देते हैं तो लैंगिक जनन, और नई संतान के निर्माण में केवल एक जनक योगदान देता है तो उसको कहते हैं अलैंगिक जनन। अब आप इसमें ये घटनाएं देखोगे। घटनाएं कौन कौन सी देखोगे? युग्मक जनन द्वारा युग्मक बनेंगे, नर युग्मक मादा युग्मक इसमें नहीं बनेंगे। इसमें नर युग्मक मादा युग्मक का संलयन को निषेचन कहेंगे, ऐसा होगा, इसमें नहीं होगा। इसमें द्विगुणित युग्मनज बनेगा, इसमें द्विगुणित युग्मनज नहीं बनेगा। इसमें युग्मक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री वो पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। नई संतान है वो जनक से अनुवांशिक रूप से भिन्न होगी। नई संतान जनक से अनुवांशिक रूप से भिन्न होगी। नई संतान जनक के समान होगी। किस रूप से? अनुवांशिक रूप से और कार्यात्मक रूप से, यानी वैसे ही बॉडी और वैसे ही गुणसूत्र। ठीक है। तो अलैंगिक और लैंगिक जनन में ये डिफरेंट हो गए। इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता। इस प्रकार के जनन में अर्धसूत्री विभाजन का अभाव होता है, ये आपने ध्यान रखना है। अब सवाल आपको बताएंगे कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। आप बताओ क्या होगा? आप बता दो मुझे, लैंगिक श्रेष्ठ है या अलैंगिक श्रेष्ठ है। फिर मैं आपको मान जाऊंगा, मुझे उत्तर नहीं चाहिए। क्यों? सिर्फ मुझे बता दो कौन सा जनन बेस्ट है। अब अपन पढ़ रहे हैं लैंगिक अलैंगिक जनन में अंतर। आपको अगर ये अच्छा नहीं लगा थोड़ा कि सर आपने अच्छी तरह नहीं समझाया, तो आप मेरे एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है 15-20 मिनट का लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर का, उस वीडियो को आप देख लो। मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है लैंगिक अलैंगिक जनन में अंतर, पूरा उसको स्पष्ट रूप से बताया है। लैंगिक अलैंगिक जनन दोनों दिख के एकदम पूरे अच्छी तरह एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ क्या है कि बार बार उसी चीज को बताते अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बताया है। अब सवाल आया लैंगिक और अलैंगिक जनन में से कौन श्रेष्ठ है, कौन सा जनन अच्छा है। हर कोई अच्छा बनना चाहता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, तो आपने उत्तर ढूंढ लिया, मैंने भी उत्तर ढूंढ लिया है। मेरा उत्तर है लैंगिक जनन। आप लोगों से मिल रहा है मेरे हिसाब से। मेरे प्यारे बच्चों, आपने बिल्कुल सही बताया, आप भी यही उत्तर कह रहे हो, लैंगिक जनन। क्या कह रहे हो? अब सवाल आया आखिर ऐसा क्यों? इसका कारण लैंगिक जनन में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है युग्मक बनते समय। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है युग्मक बनते समय। अर्धसूत्री विभाजन होता है युग्मक बनते समय। युग्मक बनते समय अर्धसूत्री विभाजन होता है युग्मक निर्माण के समय। युग्मक निर्माण के समय, जिसके कारण क्या होगा? अब अर्धसूत्री विभाजन में आपने एक अवस्था पढ़ी होगी प्रोफेज फर्स्ट। कौन सी पढ़ी होगी? प्रोफेज फर्स्ट की अपन एक अवस्था देखते हैं पैकाइटिन अवस्था। क्या देखते हैं?
पैकाइटिन अवस्था देखते हैं। उस पैकाइटिन अवस्था में क्या होता है, काई एज मेटा एक ऐसा बिंदु होता है जहां से जीन विनिमय होता है, जहां से क्या होगा, जीन विनिमय होगा। यानी कि इसमें जीन विनिमय और पुनर्संयोजन की घटनाएं होती हैं। युग्मक जनन के समय कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री। जीन विनिमय के समय कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री। युग्मक निर्माण के समय कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन कब होता है, युग्मक निर्माण के समय। और अर्धसूत्री विभाजन में कौन सी घटनाएं होती हैं, जीन विनिमय और पुनर्योजन। जीन विनिमय और पुनर्योजन होने के कारण क्या होती हैं, अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। उसके कारण क्या होगा, अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाएगी, यानी गुणसूत्र आपस में परिवर्तित हो जाएंगे और अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। उसमें दोनों जनक के गुण आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे, उसमें दोनों जनक के गुण आ जाएंगे और वो क्या होगा, ज्यादा वातावरण के अनुसार अनुकूलित हो सकता है। तो आपसे पूछा श्रेष्ठ कौन सा है, आप उत्तर दोगे कि सर श्रेष्ठ तो लैंगिक जनन है। मैं पूछूंगा क्यों, तो आपका उत्तर हो जाएगा सर इस समय अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन युग्मक बनते समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण जीन विनिमय और पुनर्संयोजन की घटनाएं होती है। जी क्रॉसिंग ओवर और अपन को बताना रिकॉम्बिनेशन जैसी घटनाएं होगी, जिसके कारण अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होगी और नई संतान में दोनों जनकों के गुण आएंगे। नई संतान में दोनों जनकों के गुण आएंगे, इसलिए वो संतान है वो थोड़ी बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है। तो अपन ने जो जीवों में जनन है उसका पहला वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग इसको देखें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। आपको मैं इसी तरह से वीडियो पूरे चैप्टर के बना के डालूंगा, आप लोग मेरे साथ बने रहें। मैं जैसे ही अपलोड, रोज का एक वीडियो अपलोड करूंगा, आपके जीवों में जनन चैप्टर है वो 6-7 दिन के अंदर अपन पूरा कर लेंगे, नहीं तो 10 दिन इसमें मैक्सिमम है। आपको लाइन से लाइन पूरा वीडियो देखना है और ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लिखना है कि लैंगिक जनन श्रेष्ठ क्यों है। तो आपको बताना युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन के समय जीन्स विनिमय और पुनर्संयोजन की घटनाएं होती हैं। घटनाओं के कारण अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, अर्थात जनक है उस जनक में दोनों संतान में दोनों जनकों के गुण आते हैं, इसलिए वो क्या है, बेस्ट माना जाता है। थैंक यू बच्चों।